हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए वो चैप्टर जो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला है। 20 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है, तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 7 नंबर का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वन शॉट में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर बेटा बहुत ही आसान है, तो 7 के 7 नंबर आपको ग्रैब करने हैं इस चैप्टर के। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे, चैप्टर में से क्या मोस्ट रिपीटेडली आ रहा है वो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगी अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस के साथ, जो प्री बोर्ड्स में काफी आया है, जो सैंपल पेपर्स में सवाल देखे गए हैं वो मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ वो सारे काम होते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे वो सिर्फ फार्मिंग हो। सेकेंडरी में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी रॉ मटेरियल्स आए हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है और लोगों के लिए कंज्यूमेबल बनाया जाता है। वहीं थर्ड यानी कि आखिरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो कि टर्शरी सेक्टर है, वो क्या करता है, वो ये जो सामान बन चुका है कंज्यूमेबल उसको लोगों तक पहुंचाता है, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको प्यार से सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सारी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर सब का सब आता है टर्शरी सेक्टर में ही। तो यही इस चैप्टर का मेन नींव है। नींव समझते हो ना, रूट्स होती है जिससे ट्री बनता है, ऐसे ही ये इस चैप्टर का मेन नींव है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और हम इस चैप्टर में शिफ्ट की बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर घट रहा है, कौन सा सेक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, ये सारी बातें और भी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं भाई। तो ये पूरा एक छोटा सा माइंड मैप है जिसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले, अपने टेस्ट के एक दिन पहले या अपने यूटी से एक दिन पहले आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस एक स्लाइड पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, हमें तो अच्छे से डीपली पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी आपको पता है एक ऐसा सिस्टम होता है जहां हम ट्रेड करते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, मनी रिलेटेड होता है ये, प्लस एक्टिविटीज दैट जनरेट सम इनकम, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है। जिन चीजों से हमें पैसा मिले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रही हूँ, वो बच्चे मुझे आके फीस देते हैं, लेकिन घर पे मैं अपने बच्चों को अगर पढ़ाऊंगी वो मुझे फीस नहीं देंगे। तो घर वाला पढ़ाना नॉन इकोनॉमिक और बाहर बच्चों को पढ़ाना इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स व्हिच आर नोन एज सेक्टर्स। तो सेक्टर्स की बात मैंने आपसे कही ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ये कुछ बाइफर्केशंस है। प्राइमरी हमने पढ़ ली, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसका प्यारा सा नाम है, प्यारा तो नहीं है खैर, बड़ा ही है। सेकेंडरी को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, इसमें सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं हम 2 भागों में बटे हुए सेक्टर, ऑर्गेनाइज, पता ही चल रहा है ऑर्गेनाइज, बाकी डीपली तो हम पढ़ेंगे ही, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देन पब्लिक, पब्लिक को हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट में आते हैं सारे के सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एसोसिएटेड है नेचर से, क्योंकि यहां हम कर रहे हैं खेती बाड़ी, नेचर, प्यार, धरती माँ। तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती है। ये एक बेस है बाकी सारे प्रोडक्शन साइकिल का। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब का सब आता है प्राइमरी सेक्टर में ही। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वही जो मैंने आपको बताया, नेचुरल प्रोडक्ट्स आए, अब उसको आप मेकअप लगाओगे, उसको आप प्रेजेंटेबल बनाओगे, कंज्यूमेबल बनाओगे मार्केट के लिए, उसको तैयार करोगे, वो सारा आता है आपके सेकेंडरी सेक्टर में।
तो यहाँ पे चेंज किया जाता है इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ये नेचर से नहीं होता बल्कि ये मैन मेड होता है, इसको और अच्छा बनाया जाता है। Since this sector gradually become associated with the different kinds of industries that came up, it is called as industrial sector या manufacturing sector. Example है yarn, cloth, weaving from cotton fiber, construction activity etc. नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर। ये एक्टिविटीज हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में और आज का समय टर्शरी सेक्टर का समय है। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूं, मुझे आंसर अभी करिएगा कमेंट सेक्शन में, अभी के अभी चाहिए। क्या बनना चाहते हो? पापा मम्मी मत लिखना यार, बन जाओगे वो तो। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? 12वीं के बाद, फाइनल आपके कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो? कुछ तो सपना देखा होगा। ये मत लिखना देख लेंगे, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, फलाना ढिमकाना। क्या बनना चाहते हो? तो मैं जितने भी बातें देख रही हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, एयर होस्टेस, साथ ही साथ आपका शेफ, टीचर, तो ये सब की सब जो आप बातें लिख रहे हैं ना, सब की सब वो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। तो ये प्रूव करता है कि आज के आने वाला टाइम जो है वो सर्विस सेक्टर का है। तो इसीलिए इस चैप्टर से बहुत मेजर क्वेश्चन निकल के आता है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, कि टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है। एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एटसेट्रा। सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब इसी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट इज हु कंडक्ट्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। GDP is gross domestic product। यहां पे किया जाता है सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक फाइनल गुड्स और सर्विसेज को टोटल किया जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल? फाइनल का मतलब होता है कंज्यूमेबल, जो खाने लायक हो गया, जो रॉ मटेरियल नहीं रहा वो अब कंज्यूमेबल बन चुका है। तो इन इंडिया द मैनमोथ टास्क ऑफ, मैनमोथ मतलब मुश्किल, बहुत बड़ा, measuring GDP is undertaken by central government of ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information relating to total volume of goods and services and their prices, और तब बनता है GDP, कैलकुलेट किया जाता है GDP। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। हिस्टोरिकल चेंज का मतलब है बेटा जी कैसे शिफ्ट हो रहा है सेक्टर। आज से 100 साल पहले आपसे पूछती कि क्या बनना चाहते हो, तो आप फार्मर, छोटे से दुकान चलाने वाला, ट्रांसपोर्ट जैसे घर में गलियों में स्कूल बस या रिक्शा चलाने वाला, आप ये बोल रहे होते। आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एयर होस्टेस, शेफ, ये नहीं हम ना बोल रहे होते, क्योंकि उस टाइम पे टर्शरी सेक्टर कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जो बोलबाला है वो टर्शरी सेक्टर का, क्योंकि लिटरेसी रेट काफी बढ़ चुका है और पढ़ा लिखा होके कोई भी फार्मिंग नहीं करना पसंद करता है, बल्कि फार्मिंग एक बेस है पूरी इकोनॉमी का। चलिए प्राइमरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है इनिशियल स्टेजेस में डेवलपमेंट की। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो खुशहाल होने लगा। Many people could now take up other activities, और भी ऑप्शंस मिल गए लोगों को चूज करने के लिए rather than agriculture. There were increasing number of craft person and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. तो बहुत सारे और भी काम बन चुके थे जिसमें लोग एंटरटेन हो सकते थे और पैसा कमा सकते थे। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. तो होते प्राइमरी सेक्टर में ही थे, नेचुरल चीजों को एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन एंगेज थे लोग। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, ये हिस्टोरिकल चेंज बता रही हूं मैं आपको, डेप्थ बता रही हूं, मतलब नहीं बता रही। नए मेथड्स आने से फैक्ट्रीज बनने लगी, लोग जो फार्म पे काम करते थे अब फैक्ट्रीज में काम करने लगे। लोग फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स यूज करने लगे क्योंकि वो सस्ते होते थे हैंडमेड प्रोडक्ट्स से। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हेंस ओवर टाइम एक शिफ्ट आया जिसमें हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स जो है वो चेंज हो रही है।
In the past 100 years, there has been a further shift from secondary sector to tertiary sector in developed countries. Tertiary sector has become the most important in terms of production, क्योंकि mostly working people जो है वो employed है tertiary sector में, developed countries हो या फिर developing भी हो. लोग ज़्यादा से ज़्यादा mind work कर रहे हैं, एक चेयर पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लिटरेसी रेट बढ़ रहा है. तो ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत. तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, इंक्रीज इन डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज. लोगों की भूख बढ़ गई, लोगों की भूख बढ़ गई, क्योंकि इंसान लालची होता है बच्चों. इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता. आज एक बच्चे को एक टॉय की बहुत इच्छा होती है, वो टॉय लाके दे दोगे वो दूसरे टॉय की डिमांड करेगा, आप दूसरे लाके दोगे वो तीसरे की डिमांड करेगा. तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं मरती नहीं है, उन्हें मारना पड़ता है. वाह क्या बात कही है मैंने, तो मारना पड़ता है इच्छाओं को. लेकिन यहाँ पे भी यही कही जा रहा है कि बेसिक सर्विसेज की बात कर रहे हैं, वो तो सबको चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि लोगों को समझ आने लगा कि ये तो चीज हमारा हक है. In any country, several services जैसे कि hospitals, educational institutions, defense, transport, police station, courts, etc. are required. ये consider किए जाते हैं as basic services. डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है ये प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने में, प्रोडक्ट्स नहीं एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस को. डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई, इनमें बढ़ावा आया, तो इनमें बढ़ावा आने की वजह से टर्शरी सेक्टर में भी आई इंप्रूवमेंट. द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन. ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सर्विसेज. प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ेगा तो तीसरा सेक्टर का भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि एक सीढ़ी है ये बेटा, ये सीढ़ी है. पहले दूसरे पे चढ़ोगे तो तीसरे पे चढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो ऊपर पहुंचोगे. तीसरा कारण, इंक्रीज इन इनकम लेवल. लोगों का पैसा बढ़ रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं, तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं फॉर बेसिक सर्विसेज. आज हम ये नहीं देख रहे 10 रुपए ऊपर लग रहे हैं, ठीक है यार ब्लिंकिट किया, मंगवा लिया, 10 मिनट में सब्जियां आ गई, 10 मिनट में राशन आ गया, 10 मिनट में दवाइयां आ गई, जो चाहिए ऐसे ब्लिंक किया और आ गई. क्या गरीब इंसान ब्लिंकिट कर रहा होगा? तो जिसके पास पैसा है, जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है ना लोगों की जेबों में, वैसे वैसे कंफर्ट बढ़ता जा रहा है, और कंफर्ट का मतलब टर्शरी सेक्टर बढ़ता जा रहा है. ठीक है. इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, भैया इसका तो बहुत तगड़ा बूम आ चुका है आईटी सेक्टर का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का. आज हम आंख मलते हैं भगवान का नाम कम और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज्यादा देखते हैं, उठते ही नींद हराम हो जाती है अगर फोन ना मिले तो. इतने हम अटैच हो गए हैं गैजेट से. आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, देखो यार इसकी बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं. आज मैं इस जगह खड़े होके पता नहीं कितने बच्चे इससे पढ़ रहे होंगे, अभी एट प्रेजेंट जितने पढ़ रहे होंगे, उसके बाद कितने पढ़ेंगे, उससे पहले कितने पढ़ चुके हैं, ये सब आईटी सेक्टर है बच्चों. इसने पॉसिबल कराया कि हम यहां खड़े हुए हैं और बच्चा हमसे पता नहीं कहां से पढ़ रहा है. However, not all of the service sector is growing equal. Which service sector is growing भैया? Services that employ high skilled and educated people काफी grow कर रहे हैं. कौन सा नहीं कर रहा? Large part of service sector that employs small shopkeepers, repair person, transport person. These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities of work are available to them. रिक्शा वाला सर्विस दे रहे हैं लेकिन क्या इंप्रूव कर रहे हैं? नहीं. तो हर एक सर्विस सेक्टर नहीं बढ़ रहा, लेकिन हाँ आईटी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन लेवल से बढ़ रहा है. ठीक है, क्लियर? Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? सवाल आता है बेटा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो तो सर्विस सेक्टर कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में. ऐसा क्यों? तो कारण है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट का. प्राइमरी यानी कि फार्मिंग सेक्टर में लोग नजर आते हैं काम करते हुए, लेकिन एक्चुअली वो कर नहीं रहे होते, क्योंकि वो अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हैं. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन जहां हम अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एबल टू टीच 10 hours अ डे बट आई एम टेकिंग क्लासेस जस्ट 2 hours. तो ये क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयड.
मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ा रही हूँ, मेरी कैपेबिलिटी 10 घंटे की है, मैं और 8 घंटा कमा के पढ़ा के कमा सकती हूँ और अपनी देश की इनकम में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, और यही नजर आती है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि सब अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने पति, अपने माँ बाप को लेके एक ही खेत पे घुस जाते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब खेत पे घुस जाते हैं काम करने, कुछ और काम कर रहे घुस जाते हैं। ये नहीं है कि वो किसी और के खेत पे जाए और वहां काम करें और वहां से वेजेस लेके आए। तो इट इज बिकॉज नॉट enough jobs were created in the secondary sector and tertiary sector. More than half of the workers जो हैं वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे। यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि नजर आते हैं लोग, लेकिन नेसेसिटी से कम ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं फार्मिंग में, इतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है। लक्ष्मी आपकी बुक का एग्जाम्पल है। Owning about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Q. They have nowhere else to go. In her family, everyone is working. None remains idle. लेकिन the fact is, they are producing उतना ही amount जितना एक बंदा भी कमा सकता, जितना एक बंदा कर सकता है उतने 5 लोग कर रहे हैं। This is the situation of underemployment, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यही हो गई जो मैंने अभी आपको बताया कि विजिबिलिटी से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, नेसेसिटी से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अर्बन एरियाज में भी ऐसा होता है बेटा। Thousands of casual workers in the service sector search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair persons, and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the services sector on the street pushing a cart, selling something where they may spend whole day but earn very little. काम तो पूरा दिन लगे हुए हैं, रगड़े मार रहे हैं, लेकिन कमाई कम है। They are doing this work because they do not have better opportunities. इसी कारणवश construction of dams or canals to irrigate farms can generate a lot of employment. Government investing in transportation and storage of crops. कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो यार? लोगों को क्रेडिट दो, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराओ, लोगों के लिए स्कीम्स लेके आओ, लोगों के ट्रेनिंग सेंटर्स खोलो, एजुकेशन प्रोवाइड करो, हेल्थ अच्छी करो। ये सारी चीजें अगर करोगे तो लोग जो होंगे वो प्रोडक्टिव बनेंगे। मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आई। क्या कहा इसने? ये लागू की गई 150 से 200 डिस्ट्रिक्ट में। कहा गया कि फैमिली का एक मेंबर एक एप्लीकेशन डालेगा और उसको हम 100 दिन के लिए काम देंगे, रोजगार देंगे हम उसको। ठीक है बच्चों, रोजगार देंगे हम उनको 100 दिन के लिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3 महीना। इससे माइग्रेशन में कमी आएगी और लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वेजेस मिलेंगे उनको, वो काम धंधा कर पाएंगे। यही लिखा हुआ है। 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी है। अगर एप्लीकेशन के 15 दिन में रिस्पॉन्स नहीं किया गवर्नमेंट ने तो आपको फ्री में वो 3 महीने तक वेजेस देंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नमेंट है बहुत सुस्त, सोती हुई सरकार होती है, सरकारी काम बहुत लेट होता है, उसको फास्ट करने के लिए लॉ बनाया गया। These type of work that would in future help to increase the production from land will be given। इस एक्ट के अंदर लैंड रिलेटेड काम दिए जाते थे, जमीन ठीक करो, थड़ा बनाओ, थड़ा मतलब प्लेटफॉर्म बनाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ ये थे आपके प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट था। हिस्टोरिकल चेंज पे 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कैसे शिफ्ट हुआ है, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, 5 नंबर की वेटेज रख सकता है ये, 3 नंबर की वेटेज रख सकता है ये, तो आ सकता है कि डिफरेंस कर दो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड रूल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 भागों में बांटा, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल लेते हैं कांता जी का। कांता एक ऑफिस में काम करती है और वो 9:30 से 5:30 तक काम करती है। उसको सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसे सैलरी बोलते हैं, जो रोज की मिलती है उसे दिहाड़ी बोलते हैं, वेज बोलते हैं। सैलरी के साथ साथ उसको फंड मिलता है। फंड होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ सैलरी कटती है और वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है। उसको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। अलाउंसेस का मतलब होता है फैसिलिटीज, थोड़ा खर्चा पानी। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज। पेड हॉलीडे होती है अगर वो कोई लेती है तो। When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions, that is job security भी है कि अगर वो उसको जॉब छोड़ दी होगी तो उसको 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। अगर उनको जॉब से कांता को निकालना होगा तो उनको भी पहले बताना पड़ेगा।
तो प्रॉपर लीगली अच्छे तरीके से काम किया गया है। कमल की बात करते हैं। कमल कांता का ही नेबर है। वो एक डेली वेज लेबर है, रोज जाता है, दिहाड़ी लेके आता है, शॉप पे जाता है 7:30 बजे मॉर्निंग में, रात के 8 बजे तक काम करता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस, पार्ट उसके दिहाड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता, ना ही उसे उन दिनों के लिए पैसा मिलता है जब वो छुट्टी लेता है। ही हैज देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर कि उसको कब तक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम, उल्टा करेंगे, लात मारेंगे, निकल, कल से मत आइयो, ये भी हो सकता है। हाँ जी, तो ये है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता जहां काम कर रही थी वो ऑर्गेनाइज है, कमल जहां काम कर रहा था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, सरकार को पता भी नहीं है ये जगह बनी हुई है, ये सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर मतलब ये काम चल रहा है, धंधा चल रहा है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वहां होता है जहां टर्म्स एंड कंडीशंस रेगुलर हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज लॉ सब फॉलो किए जाए, जॉब सिक्योरिटी हो, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हो, और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए। पेड लीव, holidays, provident fund, gratuity, retirement, they are supposed to get medical benefits, and under the laws the factory manager has to ensure facilities, drinking water, safe working conditions, और जब वो रिटायर हो जाए तो उन्हें पेंशन्स भी मिले। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड छोटा स्कैटर्ड यूनिट्स है, छोटी छोटी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, अगर है तो फॉलो ही नहीं होते, लो पेड है, रेगुलर भी नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है ओवर टाइम का, पेड लीव का, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब कम काम होगा उनको निकाल देंगे, जब ज्यादा काम होगा और बुला लेंगे। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर्स पे डिपेंड करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो एम्प्लॉयड है इस सेक्टर में, क्योंकि वो छोटी छोटी जॉब्स करने ज्यादा स्किल्ड रही है, तो वो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लग पड़ते। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? चलो जी, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम प्रोटेक्शन कैसे दें उनको? 1990 से it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers. Who are these vulnerable people? Vulnerable का मतलब होता है most affected group of people who need protection. Unorganized लैंडलेस है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशंस है छोटे छोटे। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो फार्मर को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करो, उधार दो, स्टोरेज फैसिलिटी दो, डिलीवरी के लिए उनको सीड्स दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं अर्बन एरियाज की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स जो रोज दिहाड़ी पे काम करते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स, ऐसे हॉकर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, रेडी लेके चलते हैं। Small scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of output. So the casual workers in both rural and urban areas need to be protected. Cough. डिफरेंस दे दिया, ये डिफरेंस रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्टर्ड है, नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, नहीं फॉलो किए जाते, फिक्स वर्किंग आवर्स है, नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है, नहीं है, प्रोविजन दिए जाते हैं हॉलीडेज वगैरह के, कोई नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया, हॉस्पिटल वगैरह में काम कर रहा है और वेज लेबर, पेंटर है, हॉकर है, वो अनऑर्गेनाइज्ड। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में दो आ गए बच्चों, पब्लिक, पब्लिक, प्राइवेट। ओके, पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। प्रॉफिट कमाना इनका मेन मकसद नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस के मामले में 5 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस, टैक्सेस से पैसा कमाते हैं, एंड रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इसके एग्जाम्पल है। प्राइवेट ओनरशिप जो है वो लोगों के पास है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास है, पैसा कमाना इनका मेन मोटिव होता है। एग्जाम्पल है टिस्का, भेल, सेल। डिफरेंस दे दिया, गवर्नमेंट ओन्ड, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ओन्ड। सर्विसेज पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर देता है। टैक्सेस बढ़ाते हैं पैसों के लिए, प्राइस बढ़ा देते हैं पैसों के लिए।
प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता मेन मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग होता है। रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस, टाटा स्टील एंड रिलायंस एग्जाम्पल्स। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, there are several things needed by the society as a whole but which the private sector will not provide। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि प्राइवेटाइजेशन करना मस्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, लेकिन पब्लिक सेक्टर की नीड क्यों है? क्या नीड है पब्लिक सेक्टर की? तो बेटा बहुत नीड है पब्लिक सेक्टर की, क्योंकि पब्लिक सेक्टर पैसों के पीछे नहीं भागता, तो वो लोगों को सर्विसेज देने पे विश्वास करता है, और अगर लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो गवर्नमेंट सेक्टर का होना अनिवार्य है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग सेक्टर होना जरूरी है। तो सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद हमें पब्लिक की रिक्वायर्ड पड़ती है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो रेलवेज बनाना, ब्रिजेस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर होता है समाप्त। लेकिन मैंने आपको एक वादा किया था, अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। वादा मैंने ये किया था बच्चों कि मैं आपको इस सेशन के बाद बताऊंगी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे न्यू स्लाइड, ठीक है, मैंने कहा था ना मैं पूरा निभाऊंगी। तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस है वो है पहला, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, ठीक है। सेकंड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस। तीसरा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस। चौथा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअली वो वाला, मैं कंसेप्ट बता देती हूं, अंडर एम्प्लॉयमेंट का पूरा सिनेरियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पूरे चैप्टर में दीज क्वेश्चंस और टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। करना सभी है लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम टेलिंग यू, ओके, क्लियर है? कोई भी डाउट है अगर आप इसको सेशन में अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको इसके PYQs देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, तो साइंस एंड फन ऐप पे इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है जहाँ पे आप PYQs के साथ पूरा सेशन देख सकते हैं। ये PPT आपको साइंस एंड फन ऐप पे ही मिलेगी, फ्री क्लासेस में मिल जाएगी, जो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही क्विक वन शॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।